আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पाकिस्तान एक बार फिर तबाह हो चुके आतंकी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुटा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये टिप्पणी शुक्रवार को भुज एयरफोर्स स्टेशन के निरीक्षण के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय जवानों को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि जितना समय लोग नाश्ता करने में लगाते हैं, उतने में भारतीय सेना दुश्मनों को खत्म कर देती है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी भारतीय सेना ने किया, उसने पूरे देशवासियों को गर्व से भर दिया है। के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं, यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। रक्षा मंत्री ने ऐसा सवाल उठाया कि पाकिस्तान एक बार फिर ध्वस्त हो चुके आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वहां की सरकार आम नागरिकों से वसूले गए टैक्स के पैसे से आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की फंडिंग देगी। मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है। IMF से मिला $1 बिलियन का बड़ा हिस्सा भी शायद से इसी आतंकी फंडिंग में जाएगा। क्या इसे IMF की परोक्ष टेरर फंडिंग नहीं मानी जानी चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ वह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। सही समय आने पर हम पूरी फिल्म दुनिया को दिखाएंगे। नेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का तंबू। इस अभियान में भारतीय सेना ने सिर्फ दुश्मनों पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से तबाह करने में भी सफलता हासिल की है। इस आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की अगुवाई हमारी वायुसेना ने की। हमारी वायुसेना एक ऐसी आकाश सेना है जिसने अपने पराक्रम और शौर्य से आसमान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी वायुसेना पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम हुई, और ये साबित हो चुका है। स्थिति यह है कि भारत के लड़ाकू विमान सीमाएं पार कर बिना भी पाकिस्तान के हर कोने पर हमला करने में सक्षम है।
पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे पाकिस्तान की जमीन पर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद कई एयरबेस भी हमारे वायुसेना के हमले में तबाह हो गए। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया। अंधेरे रातों में दुश्मन को दिन का उजाला दिखाने वाली ये मिसाइल हमारी ताकत का प्रतीक बन चुकी है। DRDO द्वारा विकसित आकाश और अन्य रेडार सिस्टम भारत की एयर डिफेंस प्रणाली में अहम भूमिका निभा रहे हैं और हर जगह उनकी सराहना हो रही है, ऐसा कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में एक और इंडियन रिजर्व बटालियन के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस क्रम में 12वीं नंबर की IR बटालियन का गठन किया जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इंडियन रिजर्व बटालियन की एक और यूनिट को मंजूरी देने के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। वर्तमान में त्रिपुरा राज्य राइफल्स TSR की 3 यूनिट और राज्य में 11 इंडियन रिजर्व IR बटालियन है। अब एक और यूनिट के गठन की मंजूरी के साथ इनकी संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय त्रिपुरा राज्य राइफल्स के लिए एक और इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे रहा है, जिससे राज्य की सुरक्षा बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति इस बटालियन की स्वीकृति के लिए विशेष कृतज्ञता व्यक्त की है। नई TSR बटालियन के गठन के लिए केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा बटालियन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की लागत के लिए जमीन की कीमत को छोड़कर अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जब राज्य सरकार व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगी। 2019 से TSR की 2 बटालियन दिल्ली पुलिस के अधीन राष्ट्रीय राजधानी में और 2022 से छत्तीसगढ़ की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में तैनात की गई है, जिनमें लगभग 2000 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 19 अप्रैल से 1 जून के बीच TSR को महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में मतदान ड्यूटी पर भी तैनात किया गया था। 1980 के दशक में त्रिपुरा में बढ़ते उग्रवाद के मद्देनजर त्रिपुरा राज्य राइफल्स का गठन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर किया गया था। इसके लिए त्रिपुरा विधानसभा ने 1983 में त्रिपुरा राज्य राइफल्स अधिनियम पारित किया, जिसके तहत पहली TSR बटालियन 12 मार्च 1984 को अस्तित्व में आई। इसके बाद अन्य TSR बटालियनों का भी गठन हुआ। वर्तमान में त्रिपुरा में TSR की कुल 14 बटालियन है, जिनमें से 11 इंडियन रिजर्व बटालियन है। मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए विद्रोह को नियंत्रित करने और शांति स्थापित करने में TSR की भूमिका की व्यापक सराहना हुई है। इस बल की पेशेवर क्षमता और उच्च मानकों को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। देश भर में संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव संचालन में TSR का योगदान उल्लेखनीय रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम जैसे राज्यों में संसदीय और विधानसभा चुनावों के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की सुरक्षा में त्रिपुरा राज्य राइफल्स की IR बटालियनों का उपयोग निसंकोच किया जाता है। त्रिपुरा राज्य राइफल्स को सेवा, वीरता और मैत्री इन 3 सिद्धांतों के आधार पर जनसेवा के लिए स्थापित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे बंकर बना रहा है बांग्लादेश। खासकर शाबरुम सीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंकरों का निर्माण किया गया। सीमा क्षेत्र में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की अत्यधिक सक्रियता से त्रिपुरा से लगे सीमावर्ती इलाकों में हलचल पैदा हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच बांग्लादेश की इस सक्रियता को बेहद संदेहास्पद और संकेतपूर्ण मान रहे हैं संबंधित विशेषज्ञ। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BGB की ओर से बंकर निर्माण कार्य जारी है। मौजूदा अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल में सीमावर्ती इलाकों
में बंकर निर्माण शुरू करने का कारण किसी को स्पष्ट नहीं हो रहा है। शाबरुम सीमा के पार बीजीबी ने भारी मात्रा में बंकर बना लिए हैं। काठलछोड़ी सीमा से स्पष्ट दिख रहा है कि कहां-कहां ये बंकर तैयार हो रहे हैं। कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी रेत की बोरियां और ढेर भी जमाए गए हैं, जिसे बीएसएफ ने नोटिस किया। गौर करने वाली बात यह है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बांग्लादेश और भारत के संबंधों में कोई खटास नहीं है। फिर भी भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की यह अति सक्रियता अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई और यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल गुप्त तरीके से बंकर बना रही है। खास तौर पर रात के समय यह निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। मौजूदा अस्थिर हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य प्रशासन ने बहुस्तरीय निगरानी और सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए शुरू कर दिया है। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर भारत की संवेदनशीलता बहुत अधिक है। राज्य के दक्षिणी जिले की सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। शाबरुम के वैष्णवपुर से आमोली घाट तक फैले भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में बीएसएफ ने 24 घंटे निगरानी व्यवस्था लागू कर रखी है। समग्र स्थिति को देखते हुए बीएसएफ शाबरुम सीमा पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा बंकर निर्माण को लेकर सतर्क निगरानी बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा मारे गए पर्यटकों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब देकर उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के समर्थन में दक्षिण त्रिपुरा जिले के बिलोनिया में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हिस्सा लिया। इस दिन की तिरंगा यात्रा बिलोनिया के कालीनगर मोटर स्टैंड से शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ही यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारा देश कर रहे, हम एट एनी कास्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म, पाकिस्तान का टेररिस्ट के लिए हम पूरा उनका मुक्त करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने काम किया। उनका ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया, इसलिए हम आज पूरा देश में तिरंगा यात्रा चल रहे हैं। आज मैंने इधर साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया। देश के विभिन्न राज्यों में व्हाट्सएप गवर्नेंस अपनाया जा रहा है। प्रशासन को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से इस तरह का निर्णय लिया गया है। अब त्रिपुरा में भी प्रशासन को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक लागू की जाएगी। ये जानकारी शुक्रवार को त्रिपुरा के मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दी। वह सेंसिटाइजेशन कम कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर गुड गवर्नेंस ड्राइविंग ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट शीर्षक वाली प्रशासनिक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। शुक्रवार को अगरतला के प्रज्ञा भवन में राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य था राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और कार्य कुशलता को बनाए रखना और उसे और ज्यादा सशक्त बनाना। अभी हमारे नेशनल एनईजीडी से आए हुए मित्र बता रहे थे कि बहुत से राज्यों में आजकल व्हाट्सएप गवर्नेंस चलने लगा है। अभी तक हम लोग बीएमएस, हम लोग अन्य जो टूल्स हैं, हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म्स रेडी किया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। कोई भी सर्टिफिकेट सिटीजन को लेना है व्हाट्सएप से, आप कहेंगे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैंने भी उनसे पूछा कि कैसे हो सकता है। हो रहा है, हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। ये जो टाइम का गैप है वो सिर्फ टाइम का गैप नहीं है, ये सोसाइटी का भी गैप है। और हम चाहते हैं कि हम त्रिपुरा के लोग हम फ्यूचरिस्टिक तो हों ही, उसके अलावा दुनिया में जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स के प्रयोग हो रहे हैं उनका हम प्रयोग करें।
बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत जिरानिया में अत्याधुनिक मानक वाले इको पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है। पर्यटन विभाग की पहल पर बहुत जल्द इस पार्क के निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने दी। इस उद्देश्य को लेकर सचिंद्र नगर कॉलोनी में कोलकाता के निको पार्क की तर्ज पर जिस अत्याधुनिक इको पार्क का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए प्रस्तावित जमीन के दाताओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता जिरानिया अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय में पर्यटन विभाग के निदेशक, जिरानिया एसडीएम, क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि और अन्य प्रशासनिक अधिकारी गण की उपस्थिति में की गई। उदयपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा ने दस्तावेजों के नाम पे असंगति का हवाला देकर गीता गोस्वामी को पारिवारिक पेंशन देने से मना कर दिया। 3 साल तक पेंशन से वंचित रहने के बाद उन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को आदेश दिया कि वह 1 महीने के भीतर पेंशन उन्हें प्रदान करे। अधिवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैंक अधिकारियों की निर्दयी व्यवहार, लापरवाही और अज्ञानता के चलते श्रीमती गीता गोस्वामी जैसी असहाय वृद्ध विधवा महिला को महंगाई के इस दौर में लगभग 3 वर्षों तक अपने वैध पारिवारिक पेंशन से वंचित रहकर अत्यंत आर्थिक संकट में दिन बिताने पड़े। অজ্ঞতা কারণে দুর্মূল্য বাজারে প্রায় দীর্ঘ 3 বছর যাবৎ অসহায় বৃদ্ধা বিধবা মহিলা শ্রীমতী গীতা গোস্বামী তার ন্যায্য পারিবারিক পেনশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে ওই আর্থিক দুর্বস্থার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছিলেন। এই একটা মামলাতে রীতিমতো সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে। 3 বছরে এই মহিলা ঘরে ঘরে গেছেন, অনেকের কাছে গেছেন বুদ্ধির জন্য, কেউ ওনাকে সব উত্তর দেয়নি। শুধু ব্যাংকে মিলে 3 বছর। तिप्रामथा के छात्र संगठन टीएसएफ ने जनजातीय कल्याण विभाग के निदेशक पद पर किसी जनजातीय अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर संगठन ने जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री को एक पत्र भी सौंपा है। तिप्रामथा के छात्र संगठन तिप्रा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने जनजातीय कल्याण विभाग के वर्तमान निदेशक के स्थानांतरण और उनकी जगह एक योग्य जनजातीय अधिकारी की नियुक्ति की मांग करते हुए विभागीय मंत्री विकास देबबर्मा को ज्ञापन सौंपा है। टीएसएफ ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि त्रिपुरा के आदिवासी जनजातीय समुदाय के कल्याण, उन्नति और विकास के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में जनजातीय कल्याण विभाग का नेतृत्व किसी योग्य जनजातीय अधिकारी के हाथों में होना चाहिए। पत्र में टीएसएफ ने लिखा है कि ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो हमारे समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौतियों को स्वाभाविक रूप से समझ सके। टीएसएफ का कहना है कि राज्य कैडर में कई योग्य और अनुभवी जनजातीय अधिकारी मौजूद है, जिनमें आवश्यक प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और जो जमीनी स्तर
तक की समस्याओं को समझने में सक्षम है। ऐसे अधिकारियों के नेतृत्व में विभाग और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा। टीएसएफ ने यह भी कहा कि किसी योग्य जनजातीय अधिकारी को वर्तमान निदेशक के स्थान पर नियुक्त करना न केवल विभाग की दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि महत्वाकांक्षी जनजातीय समुदाय से आने वाले सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाएगा। इसलिए संगठन ने वर्तमान निदेशक के तत्काल स्थानांतरण और उनकी जगह किसी सक्षम जनजातीय अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। टीएसएफ का मानना है कि यह कदम वास्तविक जनजातीय सशक्तिकरण और प्रमुख प्रशासनिक भूमिकाओं में जनजातीय प्रतिनिधित्व के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में त्रिपुरा जनजातीय कल्याण विभाग में निदेशक के रूप में टीसीएस अधिकारी शुभाशीष दास कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्य के अधिकांश विद्यालयों के छात्र छात्राएं अब तक पाठ्य पुस्तकें नहीं प्राप्त कर पाए हैं। यह स्थिति शिक्षा प्रेमियों और अभिभावकों के बीच चिंता का विषय बन गई है। ऐसे में विद्यालय शिक्षा विभाग और SCERT सवालों के घेरे में आ गए हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के बावजूद राज्य के अधिकांश स्कूलों में छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें अब तक नहीं मिल सकी। इससे स्वाभाविक रूप से अभिभावकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि छुट्टियों के दिन भी अब व्यर्थ हो जाएंगे। विद्यालय शिक्षा विभाग का एक वर्ग नवोदित पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा मानना है कई शिक्षा प्रेमियों का। राज्य सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्र को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। SCERT द्वारा छापी गई पुस्तकें स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल निरीक्षकों की होती है। नवम से द्वादश कक्षा तक के छात्र किताबें खुले बाजार से खरीदते हैं। राज्य सरकार द्वारा पहली से 8वीं कक्षा तक की किताबें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खुद लेने से अभिभावक निश्चिंत थे कि समय पर किताबें मिलेंगी, लेकिन स्थिति उलट रही है। वास्तव में देखा जा रहा है कि पठन पाठन की शुरुआत में ही एक बड़ा झटका मिल रहा है। समय पर किताबें उपलब्ध कराने में सरकार हर साल विफल हो रही है और इस असफलता से कोई सीख नहीं ली जा रही, ऐसा आरोप है विभिन्न वर्गों का। আপনারা জানেন এই 1 এপ্রিল থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষ চালু হয়েছে। এপ্রিল মে 2 মাস এখনো চলে গিয়েছে, এখন পর্যন্ত রাজ্যের স্কুলগুলিতে পাঠ্যপুস্তক এখনো ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছায়নি। ইভেন কি আগামীকাল থেকে আমাদের গ্রীষ্মকালীন স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা হয়েছে। তাহলে যে দীর্ঘদিন ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক যদি না পায় তাদের কি পড়াশোনাটা ভালো হবে না খারাপ হবে? তাহলে এই যে এই ধরনের শিক্ষা দপ্তরের এখন পর্যন্ত যে পাঠ্যপুস্তক গেল না স্কুলের মধ্যে, ইভেন কি আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু স্কুলে ইংরেজি ক্লাস 6-এর ইংরেজি বই গেল, কোথাও ওয়ার্ড বই গেল, হ্যাঁ 2-3টা এরকম বই যাচ্ছে। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তো এই দীর্ঘ সময় গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা পড়াশোনা করতে পারবে না। কার্যতই পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা অনীহা সৃষ্টি হবে। এই যে শিক্ষা দপ্তরের এই ভূমিকা থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? নিঃসন্দেহে শিক্ষা দপ্তরের এই ভূমিকা একটা উদাসীনতার পরিচয় হচ্ছে। शुक्रवार को AIDSO ने शिक्षा निदेशक को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें शामिल है मुख्यतः स्कूल स्तर पर नामांकन प्रक्रिया को सरल करना, तुरंत सभी विद्यालयों में किताबों की आपूर्ति, विद्या ज्योति स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति। রিসেন্ট এখন বোর্ড পরীক্ষা থেকে ধরুন এই যে CBSE প্যাটার্নের যে বোর্ড, CBSE থেকে TBSE তে কোনো ছাত্র যদি ভর্তি হতে হয় তাহলে তাকে 1000 টাকা মাইগ্রেশন সংগ্রহ করতে হবে 1000 টাকা দিয়ে। এটা কি ধরনের পরিকল্পনা? তাহলে স্কুল স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া যদি এরকম জটিলতা সৃষ্টি হয় তাহলে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা কিভাবে পড়াশোনা করবে? এমনি তো মানে শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক ফি বৃদ্ধি ঘটছে। তাই আমরা 7 দফা দাবিতে আজকে আমরা এখানে সোচ্চার হয়েছি। আমাদের প্রথম দাবি হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন যে ছুটি, এই ছুটির মধ্যে বিশেষ পরিকল্পিতভাবে যেন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয় এবং এই যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প এটা যেন বাতিল করা হয় এবং প্রত্যেকটা স্কুলে প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং স্কুল স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়াকে কোনো মতেই জটিল করা চলবে না। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 1000 টাকা নেওয়া চলবে না। শিক্ষার সকল স্তরে ফি মুকুব করতে হবে এবং স্কুলগুলির যে হোস্টেল পরিষেবা সেই হোস্টেল পরিষেবাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।
गौरतलब है कि नया शैक्षणिक सत्र मार्च से शुरू हो चुका है, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी 6ठी से 8वीं कक्षा तक के सभी छात्र को पुस्तकें नहीं मिल सकी। त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कुछ स्कूलों में केवल 6ठी कक्षा की अंग्रेजी पुस्तक ही पहुंची है। कुछ जिलों में 7वीं कक्षा के गणित और विज्ञान की किताबें भेजी गई है, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी है। लेकिन 8वीं कक्षा के गणित की किताबों के लिए अधिकतर स्कूलों में छात्र परेशान है। विद्या ज्योति योजना में शामिल स्कूलों में भी यही समस्या बनी हुई है। इस स्थिति में सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। 2023 से पाठ्य पुस्तकों में नई शिक्षा नीति की झलक दिखाई दे रही है। पाठ्यक्रम निर्धारण नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार किया गया है। NCERT इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर रहा है और राज्य स्तर पर भी यह जिम्मेदारी SCERT की है। बांग्ला माध्यम के स्कूलों के लिए किताबों का अनुवाद किया जा रहा है, जबकि इंग्लिश माध्यम यानी विद्या ज्योति स्कूलों के लिए NCERT की तर्ज पर किताबें दी जा रही हैं। जब सारी प्रक्रिया नए सत्र से पहले पूरी होनी चाहिए, तो फिर SCERT को सक्रिय होने में इतना समय क्यों लग रहा है? यह एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। क्यों समय रहते किताबों की छपाई पूरी नहीं हो रही है? पुस्तक छपाई की प्रक्रिया में SCERT की भूमिका की गंभीर समीक्षा की जरूरत है, ऐसा मानते हैं अभिभावक और शिक्षा प्रेमी लोग। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही किताबें न मिलने के कारण निचली कक्षाओं के छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन की ओर धकेला जा रहा है। पुरानी किताबों और नोट्स के सहारे किसी तरह पढ़ाई चल रही है, लेकिन सभी के लिए शिक्षा को खरीदना संभव नहीं है। और इसका सबसे गंभीर पहलू यह है कि छोटी उम्र से ही बच्चे पूरी तरह से प्राइवेट ट्यूटरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य के वन विभाग मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने शुक्रवार को अंबासा के रायपाशा इलाके में वन विभाग की पहल पर निर्मित मल्टी यूटिलिटी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। लगभग 4.5 लाख रुपये की लागत से ये भवन तैयार किया गया है। वन विभाग मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने बताया कि मुख्य रूप से यह बिल्डिंग पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों के लिए बनाया गया है। वन विभाग के अधीन पर्यावरण संरक्षण हेतु जो कमेटी कार्यरत है, उनकी बैठकों और विचार विमर्श के लिए यह एक मंच के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वृक्षारोपण, चेक डैम निर्माण, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने जैसे कार्यों को लेकर कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएंगी, वह यहीं बैठकर तय की जाएंगी। প্রায় 4.5 লক্ষ রাং খরচ খাইম মাল্টি ইউটিলিটি সেন্টার স্নামকা और চিনি ফরেস্ট তংনাই যারা বড়গ্র তারা আইজিটিসি প্রজেক্টের যে সুযোগ সুবিধা পর্যাবরণকে রক্ষা করতে গিয়ে যে সমস্ত কাজ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হাতে নিয়েছে তার অধীনে আমাদের একটা কমিটি রয়েছে যাকে আমরা বিডিপিআইসি বলি। তো বিডিপি কমিটির সদস্যরা এখানে মিটিং করবেন, আলোচনা করবেন এবং এই কমিটির অন্তর্গত যে সমস্ত बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।